हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी खबर में अहम बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत को घुसने से रोकने पर मच गया हड़कंप। अब खालिस्तानियों को पड़ेगा महंगा एक्शन में ब्रिटिश सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय उच्चायुक्त को रोके जाने पर भारत ने बताया शर्मनाक। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत दुश्मन नहीं प्रतिद्वंदी है। जी हां, अपने ही देश के लोगों से पड़ी गाली तो बयान से पलटा पीसीबी का चीफ। जी हां दोस्तों, भारत को दुश्मन बताने के बाद अब अपना बयान पलट दिया है पीसीबी चीफ ने। साथ ही साथ बताएंगे जहां 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दे दिया सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों, सबसे बड़ा ऐलान क्या है आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर, सारी एक एक जानकारी आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना देश की नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां गुरुद्वारे में, ब्रिटेन के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत को घुसने से रोकने पर मच गया हड़कंप। अब ब्रिटेन के मंत्री ने कह दी बड़ी बात, खालिस्तानियों को पड़ेगा भारी। जी हां, एक्शन में आ गई ब्रिटिश सरकार। बता दें, भारत कनाडा तनाव के बीच खालिस्तान समर्थकों की ओछी हरकत की चौंका देने वाली तस्वीर ब्रिटेन में सामने आई है। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दौर इस्लामी को ग्लासगो गुरुद्वारे में जाने से रोका गया। उनकी कार में जबरन घुसने की कोशिश की गई। भारत ने इस मामले पर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही हाल के दिनों में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जारी की गई धमकी और घटनाओं का हवाला देते हुए अपने मिशन व अधिकारियों की सुरक्षा का आग्रह दोहराया है। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि पुलिस समय पर मौके पर पहुंच गई और ब्रिटेन ने भारत को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्रिटेन में गुरुद्वारे भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय का बहुत स्वागत करते हैं। केवल कुछ कट्टरपंथी लोग इसे सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने और खुद को इस उद्देश्य के लिए साबित करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के समक्ष राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन में गुरुद्वारा समितियों में भारतीय राजनयिकों के लिए बहुत अच्छी समझ और पारस्परिक सम्मान है और उच्चायुक्त वहां नियमित तौर पर आते भी हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वीडियो में दिख रहे 2 कट्टरपंथी व्यक्ति गुरुद्वारा समिति का हिस्सा नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हां, साथ ही साथ भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में इस घटना को पूरे तरीके से अपमानजनक और शर्मनाक बताया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये वाकई में शर्मनाक है, ब्रिटेन की सरकार को कड़ा एक्शन लेना ही होगा, तो कमेंट में दोस्तों इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य रखिएगा और ब्रिटिश सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अपने ही देश के लोगों से पड़ी गाली तो बयान से पलटे पीसीबी के चीफ जाका अशरफ। कहा, भारत हमारा दुश्मन नहीं प्रतिद्वंदी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज़का अशरफ ने विश्व कप के लिए भारत में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के शानदार स्वागत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे पहले ज़का ने कथित तौर पर बुधवार शाम को भारत का प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन देश के रूप में संदर्भ दिया था, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व कप 2023 में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंची थी। हालांकि शुक्रवार को पीसीबी द्वारा जारी एक बयान में ज़का ने पाकिस्तानी टीम के स्वागत में दिखाए गए प्यार और गर्मजोशी को उजागर करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है। ज़का अशरफ ने कहा कि विश्व कप के लिए भारत में पाकिस्तानी टीम का शानदार स्वागत ये साबित करता है कि दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के खिलाड़ियों के लिए कितना प्यार है। ये प्यार हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुए रिसेप्शन से जाहिर हुआ। मैं इस तरह के स्वागत समारोह की व्यवस्था करने के लिए भारतीयों को बधाई देता हूँ। जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर कदम रखते हैं, वे पारंपरिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरते हैं, लेकिन दुश्मन के रूप में नहीं। मुझे उम्मीद है कि पूरे विश्व कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटरों को वही गर्मजोशी मिलेगी और भारतीय प्रशंसकों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, यानी कि जब खुद पाकिस्तानियों ने घेरना शुरू किया और भारतीयों ने, तो वाकई में दोस्तों कमेंट के माध्यम से कल जो सपोर्ट दिखाया है, भारत का सपोर्ट ज़का अशरफ वाले मुद्दे पर, वाकई में दोस्तों वो सराहनीय था। ऐसे में आज आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आप लोगों के सपोर्ट के लिए आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। चलता अगली खबर की तरफ, जहां भारत के लिए और भारतीयों के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, फिर एक बार भारत में तहलका मचाने वाला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक और आतंकवादी हाफिज सईद के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हां दोस्तों, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। ये हर एक भारतीय के लिए कलेजे में ठंडक जैसी खबर है दोस्तों। जी हां, और
लगातार मारे जा रहे ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी जो भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं थे। वाकई में दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर और लगातार एक के बाद एक भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। ऐसे में बता दें आपको कि ये आतंकवादी मुफ्ती कैसर फारूक एक स्थानीय मस्जिद का दौरा कर रहा था जब दो अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने उस पर गोलियां चला डाली। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में तहलका मचाने वाले, भारत में खूनम खान करने वाले इन आतंकवादियों की जो एक एक करके मौत हो रही है, आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? कौन भारत की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मान रहा है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों जो भी है भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आज जितना ज्यादा उस वीडियो को लाइक करिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पता चल सके कि दुश्मनों की मौत कैसे होती है। बात करें अगली खबर की, जहां भारत से आर्मेनिया की मदद को क्यों उठ रही है मांग। अजरबैजान की जीत का तुर्की पाकिस्तान से आखिर क्या है संबंध? बता दें अजरबैजान के साथ युद्ध में भारत का दोस्त देश आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र हार चुका है। अब नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा है। इसके बाद से ही नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लाखों आर्मेनियाई मूल के लोग अपने घरों को छोड़कर आर्मेनिया में शरण लेने पहुंच रहे, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। इस बीच रविवार को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने आर्मेनियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं में द्विपक्षीय संबंध और नागोर्नो काराबाख के ताजा हालात पर चर्चा हुई। भारत और आर्मेनिया लंबे समय से दोस्त हैं। ऐसे में आर्मेनिया की हार को भारत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आर्मेनिया ने हाल के कुछ वर्षों में भारत से बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद की है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर 155 mm के TC-40 होविजर भी शामिल है। हालांकि आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के आक्रमण के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान की जीत को तुर्की और पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। पिछले हफ्ते अजरबैजान ने तुर्की के समर्थन से नागोर्नो काराबाख एनक्लेव पर आक्रमण किया था। नागोर्नो काराबाख को अरटाख गणराज्य भी कहा जाता है। और दोस्तों जिस प्रकार से भारत और आर्मेनिया के संबंध बिल्कुल एक थाली के चट्टे बट्टे जैसा है दोस्तों, वैसे में ये मांग लगातार उठती दिखाई दे रही है कि भारत को आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए इस संकट की घड़ी में। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आप भी यही मानते हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए इस संकट की घड़ी में आर्मेनिया की? देखते हैं हमारी भारत की जनता की क्या राय है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली की हुई हार। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी सैड खबर है भारत के लिए। मालदीव में विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को कड़े मुकाबले में मात दे दी है। प्रारंभिक चुनावी नतीजों में मुइज्जू 53% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इब्राहिम मोहम्मद सोली को 46% वोट मिले हैं। मालदीव के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल मतदान का 50% से ज्यादा वोट पाना जरूरी होता है। मुइज्जू 9 सितंबर को हुए पहले दौर के मतदान में भी 46% वोट हासिल करके सबसे आगे रहे थे। मालदीव की राजधानी माले में मुइज्जू के समर्थकों ने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। PPM के सैकड़ों समर्थक जो मुइज्जू की स्पष्ट जीत का जश्न मनाने के लिए माली में पार्टी के मुख्यालय के सामने एकत्र हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं भारत समर्थित इब्राहिम मोहम्मद सोली की हार हुई है दोस्तों, जो कि भारत के लिए बड़े ही झटके के रूप में देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मोहम्मद बिन सलमान ने चीन की लगाई लंका। इजराइल से दोस्ती करेगा सऊदी अरबिया। अमेरिका की हुई बल्ले बल्ले। बता दे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सऊदी अरब कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ दोस्ती करने के बदले में अमेरिका के साथ नाटो जैसा एक सैन्य समझौता करने जा रहा है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। सऊदी अरब से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि यह समझौता तब भी होगा भले ही इजराइल फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा पाने के लिए बड़ी रियायतें न दे। इसे सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में एक बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं चीन की कोशिश खाड़ी देशों में अमेरिका की जगह लेने की थी। इसके लिए चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती भी कराई थी। जी हाँ, अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सऊदी इजराइल समझौते से अमेरिका को क्या मिलने वाला है। तो आपको बता दें, सऊदी अरब इजराइल समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मध्य पूर्व में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सऊदी अरब इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक है और वहीं इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच दोस्ती को जो बाइडेन आगामी चुनावी वर्ष में एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका को आसानी
से मध्य पूर्व से चीन को बाहर करने का भी मौका मिल जाएगा। चीन तेजी से खाड़ी देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। वो कई खाड़ी देशों को बड़े पैमाने पर हथियार भी बेच रहा है। इससे अमेरिका के लिए टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सऊदी अमेरिका की दोस्ती से चीन को तगड़ा नुकसान होने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत आने के लिए मनुहार कर रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्या मोदी सरकार देगी दिल्ली आने की इसको इजाजत? बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की नई दिल्ली आने के लिए भारत के सामने लगातार मनुहार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारी कल की खबर देखी होगी उन्हें पता होगा ये बात, लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत हाँ कर दे, भारत एक समय दे दे जेलेंस्की को कि वो उस समय में इंडिया आ सके। वायुन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी पक्ष ने इस वर्ष के अंत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की भारत यात्रा पर भारतीय पक्ष के साथ गहरी रुचि व्यक्त की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा फिलहाल शुरुआती दौर में है और यदि इस यात्रा का कार्यक्रम बनता है तो ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि पिछले साल यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद ये किसी यूक्रेनी राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा होगी। जी हाँ, इससे पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उन्हें निमंत्रण यानी इन्विटेशन नहीं भेजा गया था। हालांकि दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, अब ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या भारत को, मोदी सरकार को जेलेंस्की को भारत आने की इजाजत देनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं? देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया के साथ फिर डबल गेम करना चाहता था पाकिस्तान, भारत की तरह छूट मांगने पर बेइज्जती करके भगाया वापस। बता दे भीषण नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को एक बार फिर रशिया से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने कथित तौर पर कच्चे तेल की खरीद पर ज्यादा डिस्काउंट देने की पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद ने रशिया से $60 प्रति बैरल की कीमत सीमा के भीतर रहते हुए एक दीर्घकालिक तेल सौदे को अंतिम रूप देने का आग्रह किया था। रशिया भारत को जिस दर पर तेल बेचता है, पाकिस्तान उससे भी $6.8 प्रति बैरल की कीमत पर रशिया से तेल खरीदना चाहता था, जिसे रशिया ने खारिज कर दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत को जुलाई महीने में औसतन $68.09 प्रति बैरल की कीमत पर रूसी तेल प्राप्त हुआ था, जो कि पिछले साल इसी महीने में नई दिल्ली को मिले $31 प्रति बैरल और कम है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि कोई भी इंसान हो या कोई भी देश हो, धोखा एक बार ही खाता है। रशिया ने एक बार धोखा जरूर खाया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने रशिया से भी मदद ले लिया और उधर यूक्रेन की भी उसने मदद कर दी, हथियार पहुंचा करके दोगलापन दिखाने की कोशिश की। अब भारत के दोस्त रशिया ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। एक और खबर की बात करते हैं, जहां मणिपुर हिंसा की आड़ में विदेशी धरती से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश मामले में ANI का शिकंजा दबोचा एक और संदिग्ध। बता दें म्यांमार और बांग्लादेश आधारित आतंकी संगठनों के नेतृत्व में मणिपुर हिंसा की आड़ में भारत के खिलाफ रची जा रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA शिकंजा कस रही है। NIA ने शनिवार को कहा कि उसने इस मामले में चूरा चांदपुर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर विदेशी धरती से भारत के खिलाफ की जा रही आतंकी साजिश का हिस्सा है। HT की रिपोर्ट के मुताबिक यानी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान सेमन नगलू गंगटे के रूप में हुई है। NIA ने साजिश मामले की जांच के लिए 19 जुलाई को अपने आप संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। जी हाँ दोस्तों, NIA ने इस पर क्या कहा आपको बता दें। NIA ने एक बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि म्यांमार और बांग्लादेश आधारित उग्रवादी समूहों ने अलग अलग जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हिंसा की घटनाओं में शामिल होने के लिए भारत में उग्रवादी नेताओं के एक वर्ग के साथ साजिश रची है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां निज्जर की हत्या के बाद डर के साए में उसके साथी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI ने एक को कर दिया अलर्ट, जान को बता डाला खतरा। जी हाँ, कनाडा के नागरिक व खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला बीते कई दिनों से गरमाया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI और कनाडाई पुलिस ने निज्जर के साथियों को अलर्ट कर दिया है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मालूम हो कि इसी साल 18 जून को सरे में गोली मारकर निज्जर को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके 3 महीने बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओटावा का मानना है कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार शामिल रही है। भारत ने सार्वजनिक तौर पर इन आरोपों को पूरे तरीके से गलत और बेसलेस बताया है। इस तरह दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह
गुज्जर के मर्डर के बाद से कनाडा और अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी कार्यकर्ता डरे हुए हैं। खालिस्तानियों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि इन खालिस्तानियों को किससे जान का खतरा है ये साफ तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों मानना यह है इस खबर से कि FBI भी कहीं ना कहीं इन खालिस्तानियों का साथ दे रही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका में जयशंकर जी की 2 टुक चरमपंथियों को पनाह दे रहा है कनाडा। खुलेआम काम कर रहे आतंकी। जी हां दोस्तों, अमेरिका की यात्रा पर गए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ बैठकें की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कनाडा को लेकर भी बातचीत हुई। जयशंकर जी ने अमेरिका से कहा कि कनाडा चरमपंथी तत्वों को पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने पहले ये आरोप निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक तौर पर लगाए। निजी और सार्वजनिक रूप से हमने उन्हें बताया कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारी पॉलिसी के अनुरूप नहीं है। यदि उनके पास कोई सबूत है जिस पर वे हमसे गौर करवाना चाहते हो तो हमें वो दे ताकि हम उस पर गौर करें, और उसके लिए हम तैयार भी हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां इसरो ने फिर मचाया धमाल। आदित्य L1 ने भेजी गुड न्यूज, दुनिया रह गई हक्की बक्की। बता दें, भारत की सनातनी परंपरा में 9 ग्रहों का बहुत महत्व है। कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का मानना है कि मंत्र अपने आप में विज्ञान है। इस बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान से मानो पूरे ब्रह्मांड पर अपने निशान छोड़ने और उन्हें फतेह करने का सपना देख लिया। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक के बाद एक अलग अलग ग्रहों में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। दुनिया जानती है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इस साल 2 सितंबर को इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। अब इसी सौर मिशन को लेकर इसरो ने गुड न्यूज दी है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि आदित्य L1 धरती से 9,20,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर इसने ये दूरी तय की है। अब ये सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 की ओर अपना रास्ता तय कर रहा है। ये लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ है। पहली बार मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ उसने ऐसा किया था। ऐसे में दोस्तों इसरो को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा और थैंक यू मोदी जी कहना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आपको ये बात तो पता ही होगी दोस्तों, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं। वही चीज दोस्तों इसरो के साथ होती नजर आ रही है। चांद पर शुरू हुई भारत और चीन के बीच होड़। चंद्रयान 3 की सफलता से घबराया ड्रैगन। चीन अगले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है। यह अंतरिक्ष यान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से 2 किलोग्राम चट्टान के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान पर टूटा मुसीबत का पहाड़। अब इस मामले में दोषी करार। FIA की बड़ी कार्रवाई। बता दें, पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेजों को कथित तौर पर लीक करने के मामले में शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दोषी घोषित किया है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर वेबसाइट की खबर के अनुसार संघीय जांच एजेंसी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष खान और उनके सहयोगी कुरैशी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। वे दोनों अभी जेल में या न्यायिक हिरासत में हैं। इमरान खान को एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज का खुलासा कर सरकारी गोपनीयता अधिनियम का कथित उल्लंघन करने को लेकर पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। ये राजनयिक दस्तावेज पाकिस्तान के वॉशिंगटन स्थित दूतावास ने पिछले साल मार्च में भेजा था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां यूरोप में छिड़ेगी एक और जंग। नाटो और पुतिन के इस जिगरी देश की सेना आमने सामने। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अब यूरोप के 2 अन्य देश युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। जी हां, यहाँ बात हो रही है कोसोवो और सर्बिया की। कोसोवो के पास नाटो का पूरा समर्थन है। वहीं सर्बिया की बात करें तो ये रशिया के साथ अच्छे संबंध साझा करता है। नाटो ने शुक्रवार को कहा कि वो पड़ोसी सर्बिया के साथ बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप उत्तरी कोसोवो में अपनी शांति स्थापना बढ़ा रहा है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहली बार गूंजी अरदास। जो बोले सो निहाल। सिख ग्रंथी की प्रार्थना से सत्र की शुरुआत। जी हां, इतिहास में पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का सत्र सिख धर्म का प्रार्थना से शुरू हुआ। अमेरिकी समय के अनुसार शुक्रवार को शुरू होने वाले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सत्र के पहले एक सिख ग्रंथी ने प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। इस ऐतिहासिक मौके पर सिख समन्वय समिति ईस्ट कोस्ट के मीडिया प्रवक्ता हरजिंदर सिंह ने कहा कि आज हम यहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के इतिहास में आज पहली बार सदन का सत्र सिख प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। ज्ञानी जसविंदर सिंह ने अरदास की। इसीलिए ये सिख समुदाय के लिए, पूरे वैश्विक सिख समुदाय के लिए बड़ी खुशखबरी का अवसर
आंसर है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां वोट देना है तो दो वरना मत दो। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के बेबाक बोल। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में ना प्रचार करेंगे और ना ही पोस्टर व बैनर लगवाएंगे। गडकरी ने कहा कि जिसने वोट देना है वो देगा, जिसने वोट देना है तो दो वरना मत दो। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़क का उद्घाटन करने आए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने इस बार लोकसभा के लिए तय कर लिया है कि पोस्टर और बैनर नहीं लगवाऊंगा, चाय पानी नहीं करूंगा। वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। किसी को भी माल पानी नहीं मिलेगा, लक्ष्मी दर्शन नहीं होंगे, देशी विदेशी भी नहीं मिलेगा। मैंने पैसा खाया नहीं है तो तुमको भी नहीं खाने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा ईमानदारी से करूंगा, ये विश्वास करिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब गरीब होता है, गरीब की जात पंथ भाषा नहीं होती। जो सिलेंडर जिस कीमत में मुसलमान को मिलता है उसी कीमत में वो हिंदू को भी मिलता है। इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और उन्होंने जो बातें कही है वो वास्तव में अपने कार्य को देखकर ही कहा है दोस्तों, और उनका कहना भी बिल्कुल सही है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और नितिन गडकरी को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज के जो मतदाता है वाकई में काफी समझदार हो चुके हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी का सबसे बड़ा ऐलान, कहा केंद्र में सरकार बनी तो सबसे पहले जाति आधारित जनगणना करवाऊंगा। जी हां, मध्य प्रदेश सहित 5 विधानसभाओं में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शाहजहांपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि केंद्र में सरकार बनते ही वो ओबीसी की सही जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इससे ओबीसी सहित अन्य जातियों को सरकारी लाभ में सहायता मिलेगी। अगली खबर की बात करें, जहां 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई ने दे दिया सबसे बड़ा अपडेट। अब इस तारीख तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक महीने का आखिरी दिन ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जो अब तक सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके 2000 रुपए के नोटों को नहीं बदलवा सके हैं। केंद्रीय बैंक ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। पहले इस काम को करने के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट तय की गई थी, जो आज खत्म हो चुकी थी, यानी कल। इससे पहले ही आरबीआई ने 7 दिन की और मोहलत दे दी है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास उन 2000 रुपए के नोट हैं तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने भाइयों में, बंधुओं